बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। ये सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो डिनोमिनेटर में उसको लेफ़्ट हैंड साइड में अगर ले जाएंगे हम इसको, तो इसका देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई डी एक्स में और राइट हैंड साइड में एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको किया जाए, यानी हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया और इसका इंटू डी वाई डी एक्स इन दोनों टर्म में इंटू किया तो दो अलग अलग टर्म हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं इसको, क्योंकि इसको कोशिश करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इस फार्म में आ जाए डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फार्म में आ जाए, जहाँ पर पी और क्यू एक्स के फंक्शन हों। तो इस फार्म में नहीं बना सकते क्योंकि डी वाई डी एक्स दो बार आ रहा है। अगर आप डी वाई डी एक्स को एक बार ही रखना चाह रहे हैं यानी इस तरीके से और बाकी चीज़ को डिवाइड कर दें, तो फिर यहाँ पर वही सिचुएशन यानी वही क्वेश्चन दोबारा वापस आ जा रहा है, यानी इस फार्म में हम नहीं बना पा रहे हैं। तो फिर हमें कुछ इससे अलग सोचना होगा। तो इसके लिए हम पहले तो अपने सॉल्यूशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन यानी स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, इसको हमारा नोट कर लें आप कल लिखा हुआ। तो फिर इसके बाद अगली स्टेप में चूँकि वो सिचुएशन नहीं बन पा रही तो आप इसको पलट देंगे, यानी जो न्यूमरेटर है इसे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में। लेफ़्ट में भी ऐसा करेंगे तो राइट में अपने आप ही हो जाएगा, यानी ये पढ़ा चला जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपान में एक्स को। ऊपर एक टर्म था, नीचे कितनी भी टर्म हो अलग अलग नहीं कर पाएंगे आप अब, लेकिन यहाँ पर अलग अलग यानी सेपरेट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई अपान में एक्स कर लेंगे। यानी यहाँ पर देखिए शुरुआत में वाई था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने इसके नेचर को चेंज कर दिया, जब इसे बदल दिया तो एक्स हो गया यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। अब सेपरेट कर रहे थे, ये अपान में एक्स आ गया और वाई क्यूब के अपान में भी एक्स आ गया। ध्यान रहे कि एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक पावर एक्स की यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स की एक पावर बचेगी यहाँ पर एक्स वाई और प्लस का यहाँ पर एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रहे यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई क्यूब अपान में एक्स। तो यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन जो है बनती हुई हमें कुछ नज़र आती है, या फिर आप इसको देख सकते हैं। इस टर्म को हम इधर पहुंचा देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी डी एक्स ओवर डी वाई और माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू सिर्फ ये टर्म बचेगा वाई क्यू अपान एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये x जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में तो नहीं रखेंगे, इसलिए न्यूमरेटर में ले आएंगे और न्यूमरेटर में लाने के लिए x से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। यानी ये काम हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए पहले भी कर सकते थे, इसको हमने गौर नहीं किया, ये यहाँ से किया जा सकता था। देखिए अगर हम x को इधर ले आते तो ये स्टेप यानी ना करें, आप ऐसे भी कर सकते थे कि x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब आ जाएगा। अब चूँकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x वाले टर्म को एक साइड लेफ़्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे आ जाएगा x डी एक्स ओवर डी वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब आ जाएगा। और ये अगले स्टेप में आने वाला है, क्योंकि हम अगर इसी को कंटिन्यू करें तो आप क्या करेंगे x को डिनोमिनेटर में नहीं रखने के लिए पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डी एक्स ओवर डी वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई क्यू आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये स्टेप फॉलो करें कि यहाँ से x का मल्टीप्लाई करते हुए ये आ जाए, ले आएँ और उस टर्म को दर्ज कर दें, तब भी आपको यही चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। किसी भी तरीके से जाएँ ये वैल्यू जो है वो उतनी मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ध्यान रहे कि x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका हम रोल बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर में आ रहा है और यहाँ पर 1 पावर में आ रहा है। इसका अगर हम
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स स्क्वायर एक नया वेरिएबल v मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर बचेगी दो में से, और फिर x का दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा क्योंकि ये y नहीं है, और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि नया एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है जो x का रोल अदा करेगा, तो v का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dv/dy हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, लेकिन हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा इक्वेशन है, चाहे तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसमें x है dx/dy है, ये 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x dx/dy की वैल्यू मिल जाएगी, 1 का यहाँ इंटू मान सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा dv/dy की वैल्यू। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो हमें मिल गई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर की जगह पर v रख देंगे और इसकी जगह पर ये रख देंगे 1/2 जो भी कुछ है यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से बदल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को बुला रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू आ गई थी 1/2 dv/dy हो गई, ये वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी पुट करी। इसके बाद माइनस लिखें और y को पहले लिख दें क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पर यूजुअली बाद में ही लिखते हैं, उसको हम एक्स स्क्वायर की जगह पर v रख दिया, तो इनटू है तो इधर उधर कर सकते हैं आप, यानी कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में y³ है तो y³ को यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, वैसे अभी हमने बताया था आपको दूसरी कॉपी में कि इस तरीके से dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू q, यहाँ पर p और q जो है x के फंक्शन होंगे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब चूँकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y ना हो के v है, तो इस की फार्म जो होगी ऐसी होगी, इस फार्म में dv/ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ना हो के y है तो इस फार्म में बनाना होगा, और p v होगा, यानी ये y है तो y था और यहाँ v है तो v होगा, और q यहाँ पर तो ये p और q x के फंक्शन थे, यहाँ पर ये p और q जो होंगे y के फंक्शन होंगे। तो देख रहे हैं कि ये y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, और बस इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1/2 जो हटाने के लिए पूरे इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, उसमें इंटू होके dv/dy हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल गया है ये जो p की जगह पर है होता है, यानी v का जो कोफिशिएंट है, जो v का कोफिशिएंट है वो -2y मिला है, और राइट हैंड साइड में जो q है उसकी वैल्यू है 2y/, क्योंकि जो इस तरीके का हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो स्टैंडर्ड फार्म है, उसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं जो कि होता है e⁻p। अगर इस वाला इक्वेशन होता है तो dx लिखते हैं, और हमारा क्योंकि ये वाले इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ty हो जाएगा ताकि हमें अप्लाई करना यहाँ आसान हो जाए, ये होता है। और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करके जब हम फाइंड कर लेते हैं तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा, पहले तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में जो q नज़र आ रहा है वो लिखेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाला उसकी ज़रूरत राइट हैंड साइड में भी है, इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है तो x करेंगे, यहाँ पर y है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी में ऐड कर देंगे, यानी इसके बाद हमारे पास जगह नहीं है तो प्लस का c यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लें। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है तो y के रिस्पेक्ट में e की पावर में हमें p को इंटीग्रेट करना होगा, तो p की वैल्यू -2y है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, -2 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, सिर्फ y जिसकी पावर नहीं लिखी तो 1 होगी, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाती है, यानी 1 की 2 हो जाएगी, अपान में भी जो पावर होती है वही नीचे आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर कोई कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कोई कांस्टेंट नहीं आता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, कांस्टेंट तो आप सी ऐसे करके ऐड करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ, यानी जनरल सोल्यूशन कह सकते हो, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से जो डिनोट है तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर राइट हैंड साइड में जो q है, चलिए हम पहले फार्मूले लिख देते हैं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूँकि y है तो और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब हम v इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो e की पावर माइनस का y² है, q की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में देख लीजिए 2
2y³ है और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e⁻² है dy। अब नई प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रह गया। v की वैल्यू वापस कर दो, अपना इसने रोल जो है वो अदा कर लिया है। v जो था वो x² के इक्वल है, तो इसे x² v की जगह रख देंगे, e⁻² है। इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है सबसे पहले तो कि y² को अगर हम लेट कर लें, ये हमने अगली स्टेप में लिखना है, तो उसी तरीके से y² को अगर हम कुछ लेट करेंगे तो यहाँ इसको y² बना लें हम पहले तो इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, यानी हम y² तो इधर अलग कर लेते हैं और फिर ये लिख देते हैं e⁻² y² नहीं यहाँ पर v रख देंगे, बचा है 2 और इस y की एक पावर बची है यानी 2y और dy बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो y² है कुछ भी वैल्यू t मान लेते हैं, तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पावर आगे y की एक पावर हो जाएगी और y का डिफ्रेंशिएशन dy, t का डिफरेंस dt हो जाएगा। इसकी जगह पर हम dt रख देंगे, इसकी जगह पर हम dt रख देंगे और y को यहाँ पर t रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड बाकी चीज़ें वैसे ही नोट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था x² इंटू e⁻² राइट हैंड साइड में y² को हमने t माना था, e⁻⁻t और फिर यहाँ पर ये वैल्यू टोटल dt होगी जैसे हमने पहले बोला था। इनको लिख देंगे हम। अब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है, t के रिस्पेक्ट में सभी t के फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान लेंगे। और आपको मालूम ही है दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है। अगर x के फार्म में लिखें हम फर्स्ट फंक्शन में, ऐसा ही सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपको अच्छी तरीके से आता है। और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, x² इंटू e⁻² राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन यानी t वैसा ही, सेकंड फंक्शन जो कि हमारा e⁻t उसका इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन t का हो रहा है और सेकंड फंक्शन e⁻का t का इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कर देंगे इंटीग्रेशन और t के रिस्पेक्ट में। c तो अपना ये प्लस का चल ही रहा है तो उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x² इंटू e⁻² नोट किया, इसको ऐसे लिखा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻t का t और इसमें t का जो कोफिशिएंट है -1 से डिवाइड कर देंगे और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 -t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, उसका जो कोफिशिएंट है -1 उससे डिवाइड कर देंगे और जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट c वर्ड कर देंगे, माइनस यहाँ पर ले देंगे। तो x² e⁻² इक्वल टू माइनस यहाँ पर ले लेंगे t इंटू e⁻t माइनस निकाल के इसे प्लस कर देंगे और e⁻t इंटू dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x² e⁻² इक्वल टू -t इंटू e⁻t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, इसमें जो कोफिशिएंट है उससे यानी -1 है उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस का c हो जाएगा, माइनस यहाँ पहुँच जाएगा। तो x² e⁻² इक्वल टू -t इंटू e⁻t और ये माइनस यहाँ पहुँचा देंगे e⁻t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इन दोनों में से कॉमन भी नज़र आ रहा है माइनस भी और e⁻t तो बचेगा t और प्लस का 1 दोनों ही प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया है। अब t की वैल्यू भी वापस कर दिया है क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, x² यानी इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था उसके लिए हमने माना था। तो t जो था y² हमने लिया था तो y² यहाँ पर वापस लिख देंगे t की जगह पर और नहीं y² प्लस 1 जहाँ पर भी था हमने t वहाँ पर y² रख दिया। अब देख रहे हैं कि इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको ट्रांसपोज भी कर लें लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि e⁻² इधर भी है और ये हमने देख रहे हैं कि इसके इस वाले टर्म के साथ में e⁻² है और ये y² प्लस का 1 हुआ। राइट हैंड साइड में ये प्लस था, लेफ्ट में सॉरी माइनस था, ये प्लस हो गया लेफ्ट में आके। अब यहाँ पर e की पावर माइनस का y² को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पहले टर्म में इधर x² बचेगा, इसमें ये ब्रैकेट बचेगा यानी y² प्लस का 1 और राइट हैंड साइड में c। और भी अगर आप कुछ करना चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं और इसको जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे तो अपान में आ जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई में है तो बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट तो लगाना ज़रूरी है नहीं, x² प्लस का y² प्लस का 1 और यहाँ पर c में डिवाइड हो जाएगा e⁻
किसका, वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पर डिवाइड करने से ये फ़ायदा हुआ, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जो माइनस की पावर है वो प्लस की हो जाएगी वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।